नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं SBS स्टडी आई के चैनल में। और आज हम बात करेंगे सामाजिक अध्ययन के लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में। और आज हम जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर प्रश्न भी हैं उनको भी आज हम कंप्लीट करेंगे। 2016 में आए हों चाहे 17, 18, 19 जितने भी आपके अब तक थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम हुए हैं 4 साल के अंदर, उनको आज हम कंप्लीट करेंगे। और मैंने जो भी आपको वन लाइनर के 2 पार्ट कराए हैं वहाँ हमने उस हिसाब से उन प्रश्नों को समझा है कि जिससे आपको अगर एग्जामिनर वन लाइनर प्रश्न को लघुत्तरीय प्रश्न भी बना के पूछ लेगा तो आप बड़ी आसानी से वहाँ लिखाएंगे। और उसके लिए आपको अगर वो वीडियो नहीं मिल रही हैं तो या तो हमारे आप चैनल पर विजिट कीजिए, जहाँ पर मैंने सोशल साइंस की प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है। अन्यथा आप यहाँ पर आई बटन का एक आइकॉन है जहाँ आप उन वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं। ऊपर बिल्कुल राइट साइड में कोने में आई बटन का आइकॉन है जहां आप उन वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। चलिए बात करें पहले प्रश्न की। तो पहला प्रश्न है कि राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकारों का वर्णन कीजिए। जब बात आती है राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकार तो इसके बारे में हम बात कर चुके हैं पिछली वीडियो में, जो हमारा पार्ट 2 आया था वन लाइनर प्रश्नों का। पर आज हम इसे देखेंगे लघुत्तरीय प्रश्नों के हिसाब से। तो देखिए, जब बात आती है राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकारों की तो देखिए यह प्रश्न 2017 में रिपीट हो चुका है। तो राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकार बहुत महत्वपूर्ण हैं। संविधान के अनुसार संकट 3 प्रकार के होते हैं। पहला संकट है कि युद्ध, आंतरिक अशांति और विदेशी आक्रमण से उत्पन्न राष्ट्रीय संकट, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल। यहाँ मतलब है जब युद्ध हो जाए, गृह युद्ध हो जाए या आंतरिक अशांति हो जाए या किसी बाहरी देश के द्वारा हमारे देश पर आक्रमण कर दिया जाए, तब हमारे राष्ट्रपति भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। दूसरे संकट की बात करें संवैधानिक संकट, तो वो होता है अर्थात राज्यों में संविधान के अनुसार शासन विफल हो जाने से उत्पन्न संकट, यानी कि जब किसी राज्य में संवैधानिक यानी कि संविधान के अनुसार शासन विफल हो जाता है तब हमारे राष्ट्रपति शासन लगाकर उसको अपने हाथ में लेकर वहां पर राज्यपाल के हाथों में अधिकार देकर उस राज्य का संचालन कर सकते हैं। तो यह होता है संवैधानिक संकट, यानी कि जिसे हम कहते हैं राष्ट्रपति शासन। आगे बात करें कि वित्तीय संकट या आर्थिक संकट, तो देखिए जब बात आती है वित्तीय संकट या आर्थिक संकट की, तो वित्तीय संकट उसे कहते हैं जब हमारे देश की वित्तीय या अर्थव्यवस्था चरमरा गई हो या बिल्कुल सही ढंग से हम अपनी व्यवस्थाओं को, जो हमारी आर्थिक व्यवस्था है उनको नहीं देख पा रहे हों, ऐसी स्थिति में वित्तीय आपातकाल भी राष्ट्रपति द्वारा लगाया जा सकता है। बात हो रही थी देखिए संवैधानिक संकट, तो इसका लेटेस्ट उदाहरण आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर, जहां पर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था अध्यादेश आने से पहले। तो देखिए इस प्रकार के 3 संकट होते हैं। जब कब आते हैं, युद्ध, आंतरिक अशांति या विदेशी आक्रमण होता है तो राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, जिसमें हमारे मौलिक अधिकार होते हैं उनको भी निष्कासित किया जा सकता है। सिर्फ दैहिक जो हमारा जीवन का जो हमारा अधिकार है उसको छोड़कर। और दूसरा संवैधानिक संकट यानी कि राष्ट्रपति शासन, और वित्तीय संकट यानी कि वित्तीय आपातकाल। तो बात करें युद्ध अथवा आंतरिक अशांति से उत्पन्न संकट होते ही राज्य सरकारों के सब अधिकार संघ सरकार के हाथ में आ जाते हैं और संघ सरकार राज्यों को कोई भी आदेश दे सकती है और नागरिकों के मूल अधिकार भी निलंबित किए जाते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं, पर आपका एक अधिकार है दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, उसे कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता। बात करें अब तक राष्ट्रपति द्वारा इस प्रकार के संकट की घोषणा कई बार की जा चुकी है। बात करें किसी राज्य में संवैधानिक संकट उत्पन्न होने पर राज्य की विधानसभा को निलंबित किया जा सकता है, यानी कि संवैधानिक संकट यानी कि दूसरे प्रकार का संकट निलंबित किया जा सकता है। उस राज्य का शासन राष्ट्रपति अपने हाथ में ले लेता है, अर्थात राष्ट्रपति शासन। बात करें ऐसी स्थिति में उस राज्य का राज्यपाल अपने सलाहकारों की सहमति से राष्ट्रपति की ओर से शासन चलाता है। इस प्रकार संवैधानिक संकट के कारण अब तक संघ के कई राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है। तो इसी तरह उपयुक्त तीनों परिस्थितियों में राष्ट्रपति संकट की
घोषणा कर सकता है और राष्ट्रपति द्वारा घोषित संकट काल 2 माह तक ही प्रभावी रह सकता है और इस घोषणा का संसद द्वारा अनुमोदन किया जाना आवश्यक है। तो यही होते हैं हमारे राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकार। आगे बात करते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, जिन लोगों के लिए मददगार हो सकती है उनको ये शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न है कि वे कौन कौन से विभिन्न तरीके हैं जिनके द्वारा लोकसभा केंद्रीय मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रख सकती है। जब बात आती है केंद्रीय मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण की लोकसभा की, तो देखिए सीधा सीधा बताते हैं, केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो होती है ना, वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। ये नहीं है कि केंद्रीय परिषद का इकलौता सदस्य ही उत्तरदायी होगा। जितने भी सदस्य होते हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद में, वो सारे सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद तभी तक अपने पद पर बनी रह सकती है जब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त होता है। अगर अविश्वास प्रस्ताव होता है तो उसे हटा भी सकती है। कौन? लोकसभा। अगर लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है तो उसे हटा भी सकते हैं। लेटेस्ट उदाहरण आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का, जहां पर अविश्वास प्रस्ताव के कारण वहां की जो मंत्रिपरिषद थी उसको हटा दिया गया। तो वो तो थी राज्य की मंत्रिपरिषद, पर ऐसे ही होता है केंद्रीय मंत्रिपरिषद का बात। आगे बात करें कि काम रोको प्रस्ताव पारित करके केंद्रीय मंत्रिपरिषद की गलतियों को प्रकाश में ला सकती है, प्रश्न पूछकर आलोचना कर सकती है। यानी कि एक काम रोको प्रस्ताव लोकसभा में लाकर वह केंद्रीय मंत्रिपरिषद की जितनी भी गलतियां हैं उनको सामने ला सकती है और प्रश्न पूछकर आलोचना करती है। तो यही तरीके होते हैं जिनके द्वारा लोकसभा केंद्रीय मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रखती है। आगे बात करते हैं कि लोकसभा के 4 कार्य लिखिए। जब बात आती है लोकसभा, तो लोकसभा का पहला कार्य यहाँ आप देख पा रहे हो कानून बनाना। हाँ, कानून बनाना लोकसभा का कार्य होता है, पर ये दोनों सदनों में अगर जब भी कोई कानून बनता है वो दोनों सदनों में पारित होना अति आवश्यक होता है, तभी वो कानून बनने लायक होता है। जब उस पर राज्यसभा और लोकसभा दोनों की सदनों की तरफ से पारित हो जाने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं, तब वो कानून बनता है। पर अगर बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा इसमें एक कारगर भूमिका भी निभाता है, इसीलिए इसका कार्य में ये आता है कि लोकसभा का कार्य कानून बनाना भी होता है। बात करें मंत्रिपरिषद के कामों पर नियंत्रण रखना, तो ये भी सही है कि जो लोकसभा का एक कार्य होता है वो होता है मंत्रिपरिषद के कामों पर नियंत्रण रखना। क्यों? क्योंकि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है और जब तक मंत्रिपरिषद का विश्वास प्रस्ताव यानी कि विश्वास रहता है, विश्वास मत उसका लोकसभा में रहता है, तब तक वो अपना कार्य कर सकती है। अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो मंत्रिपरिषद अपना जो भी वर्चस्व है वो लोकसभा से खो सकती है। आगे बात करें कानूनों में संशोधन करना। जब संशोधन की बात आती है तो संशोधन भी लोकसभा राज्यसभा दोनों के द्वारा ही होता है, इसीलिए अगर बात करें लोकसभा की तो लोकसभा कानूनों में संशोधन के लिए भी अहम भूमिका निभाती है। आगे बात करेंगे जनता पर कर लगाने और खर्च करने का नियंत्रण लेना, यह भी लोकसभा का कार्य होता है। लोकसभा का अध्यक्ष ही बता सकता है कि वो धन विधेयक है या नहीं। अगर कोई धन विधेयक पारित किया जा रहा है तो उसका अधिकार होता है लोकसभा के अध्यक्ष को, जो कि उसको बता सकता है कि ये धन विधेयक है या नहीं, पारित होना है या नहीं। तो इसीलिए जब बात करें कि जनता पर कर लगाने और खर्च करने का नियंत्रण लेना, तो यही भी जो कार्य है ये भी लोकसभा का ही कार्य होता है। तो बात करें टोटल 4 कानून बनाना, मंत्रिपरिषद के कामों पर नियंत्रण रखना, कानूनों में संशोधन और जनता पर कर लगाने और खर्च करने का नियंत्रण लेना, ये लोकसभा के 4 कार्य होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों में आप इसको टैग कर लीजिए, ये रिपीट हो सकता है 101%। आगे बात करते हैं कि भारत में जनहित याचिका का आरंभ कब हुआ। जब बात आती है जनहित याचिका का आरंभ, तो देखिए जनहित याचिका का आरंभ 1981 में हुआ। इनको शुरू करने में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश श्री P.N. भगवती, क्या नाम था, श्री P.N. भगवती, जो कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश थे, उनका विशेष योगदान रहा। इस प्रकार का पहला वाद जो कि भागलपुर बिहार में जेल में बंद विचाराधीन कैदियों के संबंध में था। क्या हुआ
कि जो जनहित याचिका की शुरुआत हुई, जिसे हम PIL के नाम से भी जानते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट के नाम से, उसकी शुरुआत 1981 में हुई। इसका उद्देश्य था कि समाज के निर्धन व्यक्तियों और कमजोर वर्गों को न्याय दिलाने में, और इसकी जो शुरुआत की थी, इसका जो श्रेय जाता है वो जाता है श्री PN भगवती जी को, जो कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश थे। जो इसका पहला मामला था वो था बिहार में भागलपुर नामक एक जगह है, जहां पर जेल में बंद विचाराधीन कैदियों के संबंध में था। तो बात करें जनहित याचिका के लाभ की, तो देखिए जनहित याचिका का लाभ समाज के निर्धन व्यक्तियों और कमजोर वर्गों को न्याय दिलाने में जनहित याचिका लाभदायक है। जनहित याचिका में कानूनी न्याय के साथ साथ आर्थिक सामाजिक न्याय पर भी जोर दिया जाता है, और जनहित याचिकाएं शासन को अत्यंत निरंकुश और तानाशाही पर अंकुश लगाने में सहायक होती हैं। यानी कि जो जनहित याचिकाएं होती हैं वो शासन की निरंकुश या तानाशाही पद्धति है उस पर भी अंकुश लगाने में सहायक सिद्ध होती हैं। इसीलिए जनहित याचिका अत्यंत आवश्यक है। यही होते हैं जनहित याचिका के लाभ। और इसकी शुरुआत बात करें 1981, कौन से शुरुआत करता, वो थे श्री PN भगवती। पहला केस कहाँ का था, भागलपुर बिहार। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कितने प्रकार की फसलें पाई जाती हैं। जब बात आती है भारत में फसलों की, तो देखिए भारत में फसलें 3 प्रकार की होती हैं, रबी, खरीफ और जायद की फसल। और बात करें हमारे भारत देश की, तो भारत देश हमारा कृषि प्रधान देश है, जहां 5.5 लाख गांव यानी कि 5.5 लाख गांव हैं। यहाँ की 68.84% लोग गांव में रहते हैं। और कृषि प्रधान देश होने के कारण देश की जो 64% जनसंख्या है वह कृषि पर ही डिपेंड करती है। और इसकी उत्पादन, राष्ट्रीय उत्पादन में जो योगदान है वो 14.1% है। देश में 14.3 हेक्टेयर करोड़ भूमि पर कृषि की जाती है। और 2009 और 2010 के अनुसार 86.42 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जाती है। ये 2009 और 2010 के आंकड़े के अनुसार जो सिंचाई का आंकड़ा है, इतनी भूमि पर हमारे देश में सिंचाई की जाती है। कितनी, 86.42 मिलियन हेक्टेयर। बात हो रही है फसलों की, तो देखिए पहली है रबी की फसल, जो कि अक्टूबर में बोई जाती है और अप्रैल में काटी जाती है। और देखिए कभी जब भी आप इनके बारे में लिखें तो एग्जाम्पल देना भी ना भूलें। तो देखिए इसके एग्जाम्पल हैं गेहूं, जौ, चना, मटर और सरसों। देखिए याद करने के लिए आप एक गैस नाम से एक कोड याद कर लीजिए। गैस से देखिए, गैस से बनेगा गेहूं और साथ से बनेगा सरसों। 2 एग्जाम्पल लिख दीजिए, बहुत होते हैं। आगे बात करते हैं खरीफ की फसल। तो देखिए यह जुलाई में बोई जाती है। कब, जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर में काटी जाती है। इसकी फसलें चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, अंडी, तिल, मूंगफली, कपास, जूट, सन, तंबाकू आदि होती हैं। कौन सी, खरीफ की फसलें। आगे बात करेंगे मानसून से सींची जाती हैं। जो मानसून, जो बारिश होती है उसके द्वारा इनको सींचा जाता है। बात करें जायद की फसल, तो यह मार्च में बोई जाती हैं और जून में काट ली जाती हैं। इसमें खरबूज, तरबूज, ककड़ी और तरकारियाँ पैदा की जाती हैं। तो टोटल कितनी फसलें होती हैं, 3, रबी, खरीफ और जायद। तो इस तरीके से बात करें रबी तो अक्टूबर में बोई जाती है, अप्रैल में काट ली जाती है। बात करें खरीफ, जुलाई में बोई जाती है, अक्टूबर में काटी जाती है। और जायद यह मार्च में बोई जाती है और जून में काट ली जाती है। आगे बात करते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है कि वन संरक्षण क्या है, इसके उपायों को सुझाइए। जब बात आती है वन संरक्षण, तो 29 मार्च 2015 में वनों के संरक्षण तथा वनों के विकास के लिए वन संरक्षण अधिनियम 1980 पारित किया गया। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य वनों का विनाश और वन भूमि को गैर वानिकी कार्यों में उपयोग से रोकना था। तो देखिए जो वन संरक्षण अधिनियम कब आया, वो किया गया था 1980 में, ठीक है। और बात करें 29 मार्च 2015 में वनों के संरक्षण और विकास के लिए वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। कब पारित किया गया, 2015 में। और जो इसका अधिनियम था वो था 1980 का वन संरक्षण अधिनियम। उसके द्वारा 29 मार्च 2015 को इसे पारित किया गया। बात करें उपाय, तो देखिए जो उपाय होते हैं वनों की रक्षा के, वो ये हैं कि वनों संबंधी योजना इस प्रकार से हो ताकि संरक्षण को बढ़ावा मिले और वनों की कटाई जहाँ तक संभव हो रोकी जानी चाहिए। इसके लिए देखिए कई आंदोलन भी चलाए गए। एक चलाया गया था चिपको आंदोलन। कौन सा, चिपको आंदोलन चलाया गया था। उसमें क्या होता था कि जब भी कोई वनों में पेड़ों को काटने जाते थे तो लोग पेड़ों से चिपक जाते थे, इसीलिए वहाँ पर
वो आंदोलन पेड़ों की रक्षा करने में बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ और वनों की कटाई जहाँ तक संभव हो रोकी जानी चाहिए। उसका मतलब यही था चिपको आंदोलन का, और उसने वनों की रक्षा करने में बहुत ही अहम योगदान दिया। आगे बात करते हैं कि भारत के द्वीप समूह पर टिप्पणी कीजिए। जब बात आती है भारत के द्वीप समूह, देखिए ये प्रश्न 2019 में पूछा गया है और इसीलिए हमने इसे अपनी वीडियो में शामिल किया है, क्योंकि यह प्रश्न हमें लगा कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हो सकता है। चलिए आगे बात करते हैं कि द्वीप समूह। तो भारत के अंडमान निकोबार लक्षद्वीप 2 द्वीप समूह हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में म्यांमार के तट से कुछ ही दूरी पर स्थित है। इस द्वीप में 204 द्वीप समूह हैं और जो अर्ध चंद्राकार यानी कि आधे चंद्र के रूप में फैले हुए हैं। ये 590 किलोमीटर की लंबाई और 50 किलोमीटर की चौड़ाई में फैले हुए हैं। दक्षिणी अंडमान में माउंट हैरियट है, यानी कि एक सबसे ऊंची चोटी है जो दक्षिणी अंडमान में स्थित है, वो है माउंट हैरियट, जो सबसे ऊंची पहाड़ी है। यहाँ पर बैरन द्वीप प्रसिद्ध तथा नारकोडम द्वीप विलुप्त ज्वालामुखी हैं। यहाँ पे देखिए 2 ज्वालामुखी भी पाए जाते हैं, बैरन द्वीप जो कि प्रसिद्ध और नारकोडम जो कि विलुप्त ज्वालामुखी है। पहले कभी ज्वालामुखी रहा होगा नारकोडम। इस द्वीप की समूह की जो राजधानी है वो है पोर्ट ब्लेयर। और बात करें, देखिए अभी बात की हमने अंडमान निकोबार में, तो देखिए अंडमान निकोबार में 2 ज्वालामुखी हैं, बैरन द्वीप और नारकोडम द्वीप। ठीक है, यहाँ पर 204 द्वीप समूह हैं जो कि अर्ध चंद्राकार रूप में यानी कि आधे चंद्र के रूप में फैले हुए हैं और यहाँ पर 50 किलोमीटर की चौड़ाई में और 590 किलोमीटर की लंबाई में फैले हुए हैं। यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है या पहाड़ी है वो है माउंट हैरियट जो कि दक्षिणी अंडमान में स्थित है और यहाँ की जो राजधानी है वो है पोर्ट ब्लेयर। आगे बात करते हैं लक्षद्वीप समूह की। तो देखिए लक्षद्वीप समूह अरब सागर में केरल तट से कुछ दूरी पर स्थित है। इस द्वीप समूह में 36 द्वीप आते हैं। कितने? 36। अंडमान निकोबार में कितने आते हैं? अंडमान निकोबार में 204 द्वीप और लक्षद्वीप में आते हैं टोटल 36 द्वीप। इस द्वीप समूह का क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। कितना? 32 वर्ग किलोमीटर। और इस द्वीप समूह में निर्माण जो प्रवाल जीवों के चूने के ढांचों से हुआ। सबसे बड़ा प्रवाल जीवों के चूनों से जो ढांचा है, प्रवाल जीव होते हैं, वो सबसे बड़ी जो प्रवाल भित्ति की बनी हुई चोटी है वो है इस टाइम ऑस्ट्रेलिया में जो सबसे बड़ी प्रवाल जीवों के द्वारा बनाई गई चोटी है। और इसी तरह एक प्रवाल जीवों के द्वारा चूनों के जो ढांचे हैं उनके द्वारा लक्षद्वीप समूह का भी निर्माण हुआ है। बात करें इस द्वीप समूह की राजधानी तो वो है कवरत्ती। क्या नाम है? कवरत्ती। तो इस तरह हमने बात की भारत के द्वीप समूह पे। तो आप ऐसे छोटे छोटे लिख के आ सकते हैं कि देखिए आप पॉइंट बना के लिख सकते हैं। पहले आप डालिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उसमें लिख दीजिए कि यह द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी से म्यांमार के तट से कुछ दूरी पर स्थित है, 1 पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिख दीजिए कि इसमें 204 द्वीप समूह हैं। तीसरा पॉइंट लिख दीजिए कि 590 किलोमीटर की लंबाई है और 50 किलोमीटर की चौड़ाई में फैले हुए हैं और सबसे ऊंची जो चोटी है या पहाड़ी है वो दक्षिण अंडमान माउंट हैरियट है। ऐसे 4-5 पॉइंट आप लिख दीजिए, आपको पूरे 2 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। तो इजी बनाना सीखिए, चीज़ों को रटिए मत, समझिए, देखिए और उसके बाद और देखिए ऐसे जब भी प्रश्न आए तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा भारतीय मैप है उसको भी देखकर आप जाएं, वो आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। अगले प्रश्न की बात करें, अगर देखिए आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बात करें हरित क्रांति का क्या अर्थ है, तो देखिए हरित क्रांति का अर्थ वो होता है कि कृषि उत्पादन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना, यही हरित क्रांति होती है। तो देखिए बात करें 1966-67 से हरित क्रांति के माध्यम से कृषि उत्पादन के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अच्छे बीज, खाद, सिंचाई तथा आधुनिक यंत्रों के उपयोग द्वारा कृषि उपज में तीव्र गति से वृद्धि करना, यही थी यह हरित क्रांति। क्या थी? हरित क्रांति, यानी कि क्रांतिकारी रूप से परिवर्तन लाना कृषि उत्पादन के क्षेत्र में, वही है हरित क्रांति। इस कार्यक्रम के द्वारा अच्छे बीज, खाद, सिंचाई और अच्छे आधुनिक यंत्रों का उपयोग कर कृषि में तीव्र गति से वृद्धि
की गई, यही हरित क्रांति थी। बात करें हरित क्रांति की, देखिए हरित क्रांति की मुख्य बातों की बात करें तो इसने आधुनिक उपज के लिए सुधरे हुए अच्छे बीजों का प्रयोग होने लगा। गेहूं की उन्नत किस्मों जैसे सरवती, सोनारा, कल्याण, सोना, हीरा, धान की किस्मों जैसे IR, ताईजुंग 65, जया, पद्मा, पंकज, जमुना, साबरमती किस्मों की विकास पर उपयोग किया गया, विकास भी किया गया और उपयोग भी किया गया। बात करें रासायनिक खादों, जैसे रासायनिक खादों का भी विकास हुआ। अमोनियम सल्फेट, यूरिया, सुपर फॉस्फेट, पोटेशियम सल्फेट, डाइमोनियम फॉस्फेट, इस तरह की कई रासायनिक खादों का भी निर्माण हुआ। किस दौरान? हरित क्रांति के दौरान। और बात करें जैविक खाद तो उनका भी उत्पादन बढ़ाया गया। कंपोस्ट की जो खाद थी उसको भी बढ़ाया गया। हरी खाद उस पर भी बढ़ावा दिया गया और नीम की खली की खाद उसको भी बढ़ावा दिया गया। तो कई तरह की इसने क्रांति ने कई बदलाव ला दिए, कई तरह की रासायनिक खादों का निर्माण कराया, कई जैविक खादों का उत्पादन भी इसने बढ़ाया और कई प्रकार के बीज जो थे उनका भी इसने उपयोग बढ़ा दिया। आगे बात करते हैं इसका, जब श्रेय की बात करें तो हरित क्रांति का श्रेय भारत में जाता है डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। आगे बात करते हैं कि यातायात के साधनों का वर्गीकरण किसी एक परिवहन मार्ग के बारे में बताइए। देखिए वर्गीकरण भी कीजिए यातायात के साधनों का और किसी एक परिवहन मार्ग के बारे में बताइए। तो बात करें परिवहन के मुख्यतः 3 प्रकार हैं। पहला है थल, दूसरा है जल और तीसरा है वायु। तो बात करते हैं, देखिए 3 प्रकार के परिवहन हैं हमारे यहाँ, वो है थल, जल और वायु। थल, जल, वायु। बात करते हैं एक की, यहाँ पे बात किया है तो एक की बात कर लेते हैं थल की। तो देखिए इसके अंतर्गत सड़क या रेल परिवहन का मुख्य स्थान है। बात करते हैं यहाँ पे थल परिवहन की। थल परिवहन इसके अंतर्गत सड़क रेल परिवहन का मुख्य स्थान है। इस परिवहन के द्वारा मनुष्य, पशु, मोटर, ट्रक और रेल द्वारा परिवहन कार्य संपन्न कर सकता है। बात करें सड़क मार्ग तो सामान्य रूप से भूभागों में यात्रियों के आवागमन के लिए बनाए गए मार्गों को सड़क कहते हैं और इन मार्गों पर मानव, पशु और विभिन्न गाड़ियों द्वारा चलना भी संभव है। अत्यंत प्राचीन काल में अव्यवस्थित रूप से मार्गों का उदय हुआ। आधुनिक काल में सड़कों पर बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, कार, मोटर, ट्रक आदि का प्रयोग होता है। आगे बात करें रेल मार्ग तो रेल मार्ग का विकास 19वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है, जब विश्व की सर्वप्रथम रेलगाड़ी 27 सितंबर 1825 को स्टॉकटन में डार्लिंगटन के मध्य चली थी और विश्व के अन्य देशों ने उसी के बाद से रेलों का संचालन प्रारंभ किया। और फ्रांस ने 1827 में, संयुक्त राज्य अमेरिका में 1830 में और जर्मनी में 1835 में और रूस में 1836 और भारत में 1853 जो कि चली गई थी ठाणे से मुंबई के बीच। पहली रेलगाड़ी भारत में चली 1853 में। तो चलना प्रारंभ हुआ। रेलवे के वितरण को धरातलीय रूप, जलवायु, आर्थिक और सामाजिक स्तर पर आदि कारक प्रभावित करते हैं। तो यही है हमारे थल परिवहन, जिसमें आता है आपका सड़क मार्ग और रेल मार्ग। आगे बात करते हैं खनिज पदार्थों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। तो खनिज पदार्थों को देखिए यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, पहले हैं धातु खनिज। तो धातु खनिज की बात करें तो इसमें आते हैं लौह, तांबा, टिन, जस्ता, सीसा, चांदी, सोना आदि। बात करें धातु खनिजों को भी, इनको भी 2 भागों में बांटा गया है। पहले हैं लौह धातु खनिज, जिसमें आता है लौह, मैग्नीज, कोबाल्ट आदि। और जब बात करते हैं अलौह धातु खनिजों की तो उसमें आते हैं तांबा, सीसा, जस्ता, सोना, चांदी। और दूसरा प्रकार है अधातु खनिज, तो जिसमें आते हैं आपकी गंधक, जिप्सम और एस्बेस्टस। तो आप इस तरीके से बना के आराम से लिख के आ सकते हैं, आपको पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। तो धातु खनिज और अधातु खनिज, तो यही होते हैं खनिज पदार्थों के वर्ग, जिनमें हम इनको डिवाइड करते हैं। आगे बात करते हैं अगला प्रश्न के लोहा कितने प्रकार का होता है। जब बात आती है लोहा कितने प्रकार का होता है, तो लोहा होता है 4 प्रकार का। कौन कौन से? देखिए वो होते हैं मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोटाइट और सिडेराइट। ये 4 प्रकार होते हैं। लौह धातु के अन्य पदार्थों के मिले होने से लौह अयस्क कहते हैं, यानी कि ये अयस्क भी कहलाते हैं। यही होते हैं लोहे के 4 प्रकार, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोटाइट और सिडेराइट।
बात करें इसके उपयोग की तो उपयोग लौह धातु का विभिन्न कार्यों में प्रयोग होता है। इसी प्रकार अन्य धातुओं जैसे तांबा, टिन, पीतल, सीसा, चांदी, सोना, मैग्नीज, कोबाल्ट, सीसा आदि का औद्योगिक तथा सामान्य जीवन के हर क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। तो यही हैं धातुएं जो कि हमारे जीवन के लिए अत्यधिक उपयोगी होती हैं। तो हमने बात की थी यहाँ लोहे की, तो लोहा 4 प्रकार, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोटाइट और सिडेराइट। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न में आप लिख लीजिएगा, ये रिपीट हो सकता है। बात करें लौह उत्पादन के 2 प्रमुख क्षेत्रों के नाम लिखिए। जब बात आती है लौह उत्पादन के क्षेत्रों की तो देखिए लौह अयस्क, भारत में लौह अयस्क के विशाल भंडार हैं। इसमें हेमेटाइट, मैग्नेटाइट लौह अयस्क प्राप्त होता है और इनमें लोहा 60 से 70% होता है। अनुमानतः भारत में लौह अयस्क का कुल भंडार 1.757 करोड़ टन है। लौह अयस्क के उत्पादन में भारत का चौथा स्थान है। जब इसके उत्पादन क्षेत्र की बात करें तो उत्पादन क्षेत्र भारत में मुख्यतः बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्यों में पाया जाता है। कौन से राज्य हैं? मुख्यतः 4 राज्य आप याद कर लीजिए, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। यहाँ पर लौह अयस्क या लोहे का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, जिनके लिए वीडियो मददगार है उनको शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे बात करते हैं कि कोयला हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है। जब बात आती है कोयले की तो कोयला शक्ति का एक महत्वपूर्ण संसाधन है। बहुमुखी उपयोगिता के कारण ही इसे काला सोना या काला हीरा भी कहते हैं। भारत में उत्पादित कुल कोयले के 70% भाग पर उपयोग ताप विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। यानी कि जो भारत में सबसे अधिक अगर कोयले का उपयोग किया जाता है तो 70% कोयले का उपयोग भारत में ताप विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। शेष कोयले का उपयोग इस्पात, सीमेंट, उर्वरक, रसायन, कागज और असंख्य मध्यम एवं लघु उद्योग जो होते हैं उनमें कच्चे माल के रूप में किया जाता है। ऊर्जा की आवश्यकता पूर्ति में भी किया जाता है। तो यही है कोयले के उपयोग और कोयले को हम काला सोना और या काला हीरा भी कहते हैं। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न के लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। जब बात आती है लॉर्ड डलहौजी, जिसे कि अर्ल ऑफ डलहौजी के नाम से भी जाना जाता था, कि लॉर्ड डलहौजी की जो नीति थी वो ये थी कि भारत में कंपनी के शासनकाल की 2 नीतियां बहुत बड़ी महत्वपूर्ण थी क्योंकि उनका दूरगामी प्रभाव हुआ। उनमें पहली थी सहायक संधि नीति संधि, दूसरी थी राज्य हड़प करने की नीति। इस नीति का पालन लॉर्ड डलहौजी ने किया था। बेलजली की भांति वह भी बड़ा महत्वाकांक्षी था और किसी भी प्रकार भारत में अंग्रेजी राज्य के विस्तार का कट्टर समर्थक था। तो बात करें इस नीति के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि जिन भारतीय नरेशों ने कंपनी के साथ मित्रता की संधि की थी अथवा जो अंग्रेजी शासन के अधीन थे, यदि उनके कोई पुत्र ना हो तो बिना अंग्रेजों की अनुमति के वे किसी को भी गोद नहीं ले सकते। जबकि हिंदू धर्म के अनुसार प्रत्येक पुत्र रहित व्यक्ति को गोद लेने का अधिकार प्राप्त था और सामान्यतः अपने परिवार या निकट संबंधी को गोद लिया जाता था, जो कि बाद में गोद लेने वाले व्यक्ति का उत्तराधिकारी होता था। तो देखिए, डलहौजी का नियम था कि अंग्रेजी शासन में भारत के जितने भी छोटे छोटे राज्य थे उनको विलय किया जाए। यही थी इसकी हड़प नीति, जिसे विलय नीति के नाम से भी जाना जाता है और इसी विलय नीति के कारण इसे अर्ल ऑफ डलहौजी के नाम से भी जाना जाता है। आगे बात करते हैं आज का लास्ट प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, और इसी के साथ आपके जितने भी सामाजिक अध्ययन के प्रश्न हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। आपका पूरा सिलेबस यहाँ कंप्लीट हो चुका है। आगे बात करेंगे हम अगली विषय हिंदी या इंग्लिश के बारे में, तो बने रहिए हमारे साथ। आपका पूरा सिलेबस हम आसानी से लॉकडाउन में कंप्लीट करा देंगे। चलिए बात करें शिवाजी के केंद्रीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं क्या थी। किसकी? शिवाजी के केंद्रीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं तो वो ये थी कि केंद्रीय शासन में शिवाजी यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी के अपनी शासन व्यवस्था के प्रधान शिवाजी स्वयं थे और उनका प्रशासन बहुत सीमा तक दक्षिण राज्यों की प्रशासन व्यवस्था पर आधारित था और राज्य की सर्वोच्च शक्ति उनके हाथों में ही केंद्रित थी। उनके अधिकारों पर कानूनों का बंधन नहीं था। इस प्रकार मध्य युग के सभी शासकों की भांति शिवाजी भी निरंकुश शासक थे, पर वह अत्याचारी नहीं थे।
वो अपनी शक्ति का प्रयोग जनता की भलाई के लिए करते थे। शासन कार्य में राजा को सहायता देने के लिए 8 मंत्रियों का मंडल था, जिसे उन्होंने अष्टप्रधान की संज्ञा दी थी। शिवाजी का साम्राज्य बहुत विशाल तो नहीं था, किंतु उनका शासन प्रबंध केवल केंद्रीय सरकार द्वारा संभव नहीं था, इसलिए शिवाजी ने प्रांतीय शासन की व्यवस्था की थी। शिवाजी ने अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों में विभक्त किया था। वो प्रदेश जो सीधे शिवाजी के नियंत्रण में थे उन्हें स्वराज का नाम से संबोधित किया जाता था। इसका प्रबंध शिवाजी स्वयं करते थे और अन्य प्रांतों में एक एक सूबेदार होता था, जिसकी नियुक्ति शिवाजी स्वयं करते थे और वह अपने पद पर इनकी इच्छा पर्यंत कार्य कर सकता था। प्रांतीय सूबेदार की सहायता के लिए 8 मंत्री होते थे, यानी कि केंद्रीय जो व्यवस्था थी उसमें भी 8 मंत्री थे जिनको अष्टप्रधान की संज्ञा दी गई, और प्रांतीय व्यवस्था थी उसमें भी 8 मंत्री थे। आगे बात करते हैं स्थानीय शासन। तो स्थानीय शासन प्रत्येक प्रांत को कई परगनों तथा परगनों को ग्रामों में विभक्त किया गया था। ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी। जो ग्राम थे वो शासन की सबसे छोटी इकाई में शामिल थे। ग्राम का मुखिया पटेल कहलाता था, यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जो शासन प्रणाली थी उसमें जो ग्राम का मुखिया होता था उसे पटेल कहा जाता था। प्रत्येक परगने में वेतन प्राप्त अधिकारी भी होते थे। बात करें सैनिक व्यवस्था की, तो देखिए जो सैनिक व्यवस्था थी शिवाजी महाराज के राज्य में वो थी कि शिवाजी की सेना का संगठन मुगल सेना की अपेक्षा कहीं अधिक सुदृढ़ था। शिवाजी का सैन्य संगठन इस प्रकार था कि अश्व सेनाओं का विशेष महत्व था, यानी कि उनकी जो सेना थी उसमें अश्व सेना यानी कि घुड़सवारों का अधिक महत्व था। किलों का प्रबंध कराया गया था, यानी कि किलेबंदी पे उन्होंने ध्यान दिया। सेना में कठोर अनुशासन प्रणाली लागू की और चातुर्य गुरिल्ला युद्ध प्रणाली, यानी कि छुप कर गुरिल्ला युद्ध की जो प्रणाली थी जो शुरू की थी वो की थी छत्रपति शिवाजी महाराज ने। तो ये थी उनकी सैनिक व्यवस्था और ये था उनका शासन। इसीलिए छत्रपति शिवाजी महाराज के शासनकाल में मराठाओं ने बहुत तीव्र गति से विकास किया और अपने शासन व्यवस्था को चारों दिशाओं में फैलाने की कोशिश की। तो यही था एनालिसिस आज की वीडियो का, और इसी के साथ आपके खत्म होते हैं सारे लघुत्तरीय प्रश्न, और इसी के साथ आपका सामाजिक अध्ययन का कोर्स होता है कंप्लीट। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।